that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. And he says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. मोहन भागवत, जिनका भागवत ज्ञान लगातार चलता रहता है, और राहुल गांधी को कभी आपने इतना एग्रेसिव नहीं देखा होगा, बड़े शांत सौम्य से, विनम्र से। राहुल गांधी के तेवर जो बदल रहे हैं, ये तेवर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे? ये बदलते हुए तेवर को ही कई बार कहते हैं कि रौद्र रूप धारण कर लिया। ये रौद्र रूप सिर्फ आज नहीं दिखा है। दिल्ली की एक क्लिप आई थी, यही देख लो, दिल्ली पेरिस बना दिया, कितनी साफ दिल्ली है। वो अंदाज, राहुल वैसे नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की सियासत ने राहुल को एग्रेसिव बना दिया, आक्रामक बना दिया। अब आक्रामकता से इस देश की सियासत में अपना जो हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर कौन सा साइन वाला ही नहीं होता है। राहुल गांधी का हस्ताक्षर अब आक्रामकता से सामने आएगा। मोहन भागवत जेल जाते अगर कहीं और होते। भागवत ने राष्ट्रद्रोह किया है। अब जरा इस चर्चा को आज हम ले जाएंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में, क्योंकि ये हॉट टॉपिक भी है और अत्री जी जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस को या नरेंद्र मोदी की सरकार को इन सबको कवर करने का अनुभव रखे हुए हैं, उन्हीं से बेहतर समझेंगे। राहुल को भी बड़े करीब से उन्होंने देखा है। राहुल के राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन मोदी और शाह के लिए टेंशन का सबब है ज्यादा, या कांग्रेस के भीतर बैठे हुए स्लीपर सेल के लिए टेंशन का सबब है ज्यादा? किसके लिए ज्यादा चिंता का सबब है? या मोहन भागवत के लिए? ये सब समझना जरूरी है, या केजरीवाल के लिए? हेमंत अत्री जी को लाइए कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। अब सीधा सवाल, ये किसके पसीने छुड़ाने जा रहे हैं राहुल गांधी? अपनी पार्टी में बैठे स्लीपर सेल, मोदी शाह, केजरीवाल, मोहन भागवत, क्योंकि ये तेवर तो बदले हुए हैं। क्या भागवत जेल जाते संघ प्रमुख? ये बड़ा सवाल पैदा कर दिया है, और खासकर भागवत के बयान पर चर्चा तो बहुत जरूरी है। कल हम कर नहीं पाए थे, तो आज इसी बहाने से ही। देखिए आशीष भाई, जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है 1995 से लेकर के आज 2025 से, पिछले 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर इतना तीखा हमला अब तक किसी समकालीन नेता ने प्रत्यक्ष तौर पर नाम लेकर नहीं किया है। कभी हिम्मत ही नहीं की। ये जो राहुल गांधी के तेवर हैं, ये एक नई दिशा में एक सियासत की तरफ इशारा करते हैं कि अब बहुत हो गया, अब बकवास नहीं सही जाएगी। जो उनका जो शब्द सुनिए क्या है कि द कंट्री शुड नॉट लिसन टू सच नॉनसेंस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। और जिन शब्दों की आपने चर्चा की ना, वो राहुल गांधी की डिक्शनरी के शब्द नहीं है, माफ कीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा ट्रीजन इज देशद्रोह। और फिर आपको पता है ट्रीजन का प्रयोग कौन करता है? देशद्रोह किसका फेवरेट आईपीसी की धारा है? बीजेपी और आरएसएस की। मोदी जी के जितने भी पर्चे दर्ज होते हैं उनके समय में, उसमें देशद्रोह एक यूनिक चीज है जो उनका विरोध करता है। और राष्ट्रवाद के टेंडर सारे उनके पास है अनकंडीशनली। जब से आरएसएस बना है, राष्ट्रवाद के अलावा उनके पास कोई चीज है नहीं कहने को। और आज की बात कभी नहीं करेंगे, आजादी की बात कभी नहीं करेंगे, आजादी दौर की बात नहीं करेंगे, और सिर्फ नेहरू की बात करेंगे और कांग्रेस के शासन की बात करेंगे, भविष्य की कोई बात नहीं करेंगे। ये जो अतीत जीवी मॉडल है ना राजनीति का,
राहुल गांधी अब इसको खुली तौर पे चुनौती देने के मूड में आ गए हैं, और वो भी उन्हीं की भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा ना, कि वो इतने कभी एग्रेसिव मैंने नहीं देखे कम से कम। जो आज उनका कोट अनकोट भाषण है, वो मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा और सुना जाएगा, जो आज उनके तल्ख तेवर थे। और ये तेवर बिना कारण नहीं है आशीष जी, इसको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन जिस तरह की चीजें ये बोलते हैं, इस बकवास को बंद करने का समय आ गया। इस तरह की बकवास अब सुनी नहीं जानी चाहिए। ये हकीकत भी है। एक देश, भारत जैसा देश, इतने लंबे आजादी के आंदोलन के बाद 1947 में आजाद हुआ, वो एक ऐतिहासिक तथ्य है। पूरी दुनिया ने उसको देखा है। आप कैसे पूरी दुनिया में देखा, एक रिकॉर्ड की बात है, विश्व इतिहास में दर्ज है वो तारीख। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इंदौर में कहा मोहन भागवत ने, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि द्वादशी के प्रतिष्ठा तिथि द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली। समझिए आप इसको। उन्होंने सारे ऐतिहासिक तथ्यों, उस अर्जित लोकतंत्र, अर्जित आजादी, अर्जित संविधान, वो इस एक वाक्य में निपटा दिया। इसका मतलब बड़ा साफ है कि कंगना रनावत क्या कह रही थी? कंगना रनावत कह रही थी कि जब 2014 में मोदी पीएम बने, तब जाके देश को आजादी मिली। मोहन भागवत ने तो उससे भी बड़ा कुतर्क पेश कर दिया। उन्होंने तो, इसका मतलब ये हुआ, इसको आप थोड़ा सा बिल्कुल एक लेमन की भाषा में देखिए, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, सामान्य बुद्धि का आदमी हूं। जब मोदी जी ने इस मंदिर की जो रखी थी, आधारशिला रखी थी, इसका मतलब तो देश तब भी गुलाम था। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे थे? अटल जी प्रधानमंत्री किस संविधान के तहत थे? कुछ भी नहीं सोचते क्या ये? धर्म की अफीम चटाने में इतने ज्यादा मतलब ये लोग हो गए हैं कि इनको किसी भी चीज का, किसी रेलेवेंस का, किसी तर्क का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप देखिए तो सही कि उसको असली स्वतंत्रता मनाया जाना चाहिए। क्या मतलब इस बात का? और ये कौन व्यक्ति कह रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए। कौन कह रहा है ये? जो व्यक्ति, जिस पार्टी, जिस संगठन, इनके हेडक्वार्टर पे तिरंगा 52 साल तक लहराया गया था क्या? 52 साल तक नहीं लहराया गया। इन्होंने आजादी के किसी भी आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भाग लिया हो? हर आंदोलन में ये अंग्रेजों के साथ ना खड़े हुए हो। यही वो थे, इन्हीं के पूर्वज थे, इनके पुरखे थे, जिन्होंने कहा कि इस संविधान के अंदर हिंदुस्तानी क्या है, भारतीय क्या है। यानी कि हमारा जो संविधान था, दैट वाज ए गैर इंडियन संविधान। तो जो लोग 1947 की आजादी को नहीं मानते, तो इससे जो हासिल हुआ लोकतंत्र, उसको मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। और उस लोकतंत्र की ही देन वो संविधान है जिसकी बार बार चर्चा होती है, और राहुल गांधी समेत तमाम लोग करते हैं। इसका मतलब तो एक बात आशीष भाई साफ नहीं होगी, अगर आप इसको केवल सामान्य बुद्धि से भी देखें, कि राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि संविधान खतरे में है। जो संगठन आजादी कोई तारीख को ही नहीं मानता, उसी को पोस्टपोन कर रहा है राम मंदिर के उद्घाटन से। और राम मंदिर का उद्घाटन तो अगर सही मायने में माने आप शास्त्रों के अनुसार, जो शंकराचार्य जी भी कह चुके हैं, तो रामचंद्र, अभी तक तो वो जो मंदिर है उसका सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा तो मंदिर का छत पूरा होने के बाद की जाती है। और ये तरीका जो है, इसकी निंदा शंकराचार्य स्वयं कर चुके हैं। और भागवत साहब, इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो शंकराचार्य से भी ऊपर है धर्म के मामले में, धर्म की व्याख्या में। तो ये करना क्या चाह रहे हैं आप देखिए, इनकी करनी और कथनी का अंतर। भागवत साहब ने ये कहा, और मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी संविधान को अपने माथे से लगाते हैं, संसद के भवन में जब आते हैं तो दंडवत होते हैं, वहां अंबेडकर की उस पर फोटो चढ़ाते हैं, वो फूल चढ़ाते हैं, नमन करते हैं। तो क्या ये सब ढकोसला नहीं है फिर? भाई अंबेडकर का तो सारे का सारा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो संविधान में ही तो है। और संविधान को आपके पुरखे मानते नहीं। आपके पुरखे कौन है? आपके पुरखे हैं गॉड से सावरकर। और सावरकर की विचारधारा क्या थी, इसको हर रोज हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2 राष्ट्रों का सिद्धांत कौन लेकर के आया था? 24 घंटे नेहरू को पानी पी कर कोसते हैं कि उन्होंने विभाजन कराया। विभाजन की नींव कब रख दी थी आरएसएस ने? और आरएसएस ने किस किस स्टेट के अंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई, ये छुपा हुआ है क्या? 3 स्टेट बंगाल, 3 स्टेट बंगाल से लेकर के और जो है आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक सरकार उसी के साथ चला रहे थे। मैं आपको
मैं रोकूंगा, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं इसमें एक दूसरा एंगल राहुल पर हम आएंगे, लेकिन राहुल से पहले थोड़ा संघ पर जाना जरूरी है, क्योंकि मैं इसके पीछे कुछ और देख रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अपनी बुद्धि से मैं कुछ और देख रहा हूं। दरअसल ये नैरेटिव बार बार 14 में आजादी, 22 में आजादी, राम की प्राण प्रतिष्ठा से आजादी, इसमें मैं ये देखता हूं कि जो नायक विहीन लोग होते हैं, जिनके पास अपना कोई नायक नहीं होता, वो इस देश के नायकों को खत्म करने का षड्यंत्र ये भेजे में भर करके लोगों के, इस देश के लोग तो बहुत आसानी से गुमराह होते हैं, ये भी कोई दो राय नहीं है, उनके भेजे में भर के कि उनका अतीत में और कोई नहीं था। शुरू हुआ नरेंद्र मोदी से, भागवत हैं, शाह हैं, और ये सब मिले हुए हैं। यहाँ पे कई बार अब ये ऐसा शब्द है जैसे खेला शब्द आजकल हो गया है, ये खेला शब्द हम लोग बोलते हैं तो डर जाते हैं थोड़ा, वो ऐसे ही सब मिले हुए हैं बोलते हैं तो लगता है केजरीवाल बोल रहा है, लेकिन नहीं, सब मिले हुए हैं का मतलब वाकई ये शाह मोदी, हम लोग चलाते हैं खबर कि इनके बीच डिफरेंसेज है, लेकिन कई बार मुझे लगता है निजी तौर पर कि सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। अब बताइए, मैं एक लिस्ट ऐसे ही खोला, मैं पढ़ दे रहा हूं, मैं जुबानी नहीं याद है, पहले बता दे रहा हूं। अब आदिवासी, दलित, पिछड़े, अगड़े, सबको, ये सबके लिए है। मोहन भागवत ने जो कहा है, सबका अपमान है पूरे देश के, जो राहुल ने कहा है हर नागरिक का अपमान है। अब बिरसा मुंडा आदिवासियों के महानायक, उनके भगवान बिरसा मुंडा से, वो भी आजादी के एक नायक थे, महानायक थे, बिरसा मुंडा भी थे। बिरसा मुंडा से शुरू करिए, बिरसा मुंडा, प्रफुल्ल पांव, चितरंजन दास, भवभूषण मित्रा, अल्लूरी सीताराम राजू, हनुमंतु, पर्वतीती गिरी, कुमारन, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सेनापति बापट, मैं वक्त ले रहा हूं थोड़ा सा, बसावन सिंह, करताल सिंह सराभा, बाघा जतिन, जोगेश चंद चटर्जी, रोशन सिंह, सचिन बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्ता, बहादुर शाह जफर, चेतराम जाटव, बख्त खान, कट्टा बोमन, पिंगली वेंकैया, रानी गाइदिन्ल्यू, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है रानी गाइदिन्ल्यू का, बी आर अम्बेडकर, लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, सावित्री बाई फुले, कित्तूर चेन्नम्मा, सुचेता कृपलानी, कमला चट्टोपाध्याय, भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, विदेश में बैठ करके उन्होंने किया आजादी के आंदोलन के लिए अपनी आहुति दी। भीकाजी कामा, अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, बीडी सावरकर, मैं नाम ले रहा हूं, सावरकर का भी नहीं, ये ना कहे कि इसमें सावरकर का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने ले रहा हूं, जेल गए थे, भले पेंशन ले लिए थे बाद में माफीनामा देके। मंगल पांडे, कुंवर सिंह, सुखदेव, नाना साहब, अशफाकुल्ला खां, बिपिन चंद्र, तात्या तोपे, दादा भाई नौरोजी, चंद्रशेखर आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। 51 नाम गिनाया हूं शुभ शुभ कुंभ में, सब के सब बेकार थे। ये सब मोहन भागवत की माने तो इन्होंने ढकोसला किया आजादी का। और ये बयान कब है? ये बयान दरअसल संविधान को चुनौती देने वाला बयान है। ये बयान इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं, 26 जनवरी के पहले, गणतंत्र दिवस के पहले, हम स्वतंत्रता दिवस, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से ज्यादा हमारे लिए अहमियत गणतंत्र दिवस की होती है कि एक हम ऑफिशियल आजादी हमको मिली। उसके बाद ये गणतंत्र दिवस जब 26 जनवरी मनाते हैं, 26 जनवरी को इस देश के हर आदमी के हाथ में उस आजादी को दे दिया गया कि ये आपकी आजादी है, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। 26 जनवरी के पहले आजादी को खारिज करना क्या मनुवादी दास्ता गुलामी की तरफ हमको ढकेलने की कोशिश तो नहीं है मोहन भागवत की? देखिए आशीष जी, दो चीजें समझनी पड़ेंगी हमें। एक तो ये जो कुछ भी बोलते हैं ना, आपने बहुत ही बिल्कुल सही परफेक्ट डायग्नोज किया है कि ये क्यों बोलते हैं सर, और रह रहकर क्यों बोलते हैं। और आपने कहा ये सारे एक हैं। मुझे तो इस बात में पहले भी कभी कंफ्यूजन नहीं था, अगर आपको, और हम बहुत बार चर्चा करते हैं स्क्रीन पर भी और ऑफ स्क्रीन भी। मैं तो आपको हमेशा ही कहता हूं कि मोदी और भागवत के बीच में कभी कोई मतभेद नहीं। ये एक खास तरह का एजेंडा पेडलिंग है, जिसके अंदर मैं बार बार दर्शकों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ, ये देश के पूरे नैरेटिव को हथिया लेना चाहते हैं, जिसके अंदर पक्ष भी ये और विपक्ष भी है, और बाकी देश में कोई भी नहीं। उसके पीछे एक बिल्कुल सोची समझी साजिश और सोच है। और वो सोच क्या है कि देश में वही मुद्दे हैं, इस देश का नैरेटिव हम तय करते हैं।
मोदी कुछ कहेंगे, भागवत कुछ कहेंगे, और असली मुद्दे की बात कभी नहीं आएगी। जो चुनावी वायदे थे उनकी बात कभी नहीं आएगी। देश की विदेश नीति, देश की अर्थनीति, देश का विकास, देश की जीडीपी, देश की बेरोजगारी, देश पर बढ़ता कर्जा, देश पर महंगाई, गरीब क्यों गरीब हो रहा है, इन सारे सवालों को दरकिनार कर दो इस फजूल की बहस में ला करके। इसीलिए मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं कि ये जो कुछ कहते हैं उन सारों का जब हम पोस्टमार्टम करने बैठते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, उस दौरान मूल मुद्दों को जरूर याद दिलाया जाए कि इतनी गरीबी कैसे बढ़ गई, आप बताइए। क्योंकि देश के लोगों का पक्ष और विपक्ष का जब स्पेस इन्होंने घेर लिया, और आपने बहुत सही बात कही, 26 जनवरी आ रही है और उससे पहले भागवत का ये बयान, क्या इस देश के शहीदों का, फ्रीडम फाइटर्स का, इस देश का एट लार्ज और 144 करोड़ भारतीयों का अपमान नहीं जो ये बात कही गई? असली आजादी क्या होती है भाई? असली आजादी तो वही थी कि अंग्रेज शासक थे, वो बाहर चले गए देश से, उसके बाद देश को आजादी मिली, पूरे दुनिया के इतिहास में दर्ज हुआ, संविधान बना और भारत एक गणराज्य बना, संप्रभु गणराज्य बना। एक मंदिर को लेकर के इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। और मंदिर के टाइम आपको ध्यान होगा वो जो पिक्चर चलाई थी उसने, बीजेपी की उसने सोशल मीडिया टीम ने, कि मोदी जी छोटे राम के छोटे स्वरूप को लेकर उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे, जो राम को लाए, ये राम को लाएंगे। और फिर राम को जहां लाए थे अयोध्या वाला दिन के साथ चुनाव में क्या किया फिर, ये भी याद होगा आपको। इनका मतलब ये है ही नहीं, इसको हम गलत समझ रहे हैं। इनका मतलब कंप्लीट स्पेस को हाईजैक कर लेना है, सारे मुद्दों से भटका देना है, लोगों को के अज्ञान के अंधेरे में धकेल देना। आज राहुल गांधी ने केवल इतनी बात नहीं कही, उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिसका फिर अर्थ का अनर्थ जेपी नड्डा ने किया। राहुल गांधी ने क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी व आरएसएस ने सभी संस्थानों पर योजनाबद्ध ढंग से कब्जा कर लिया। आज कहा उन्होंने, जब कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था, योजनाबद्ध ढंग से कब्जा कर लिया है। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं, भारत सरकार कौन होता है जिसपे इन सब ने कब्जा कर लिया है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस ने सारे संस्थानों पर कब्जा, संस्थान मींस एवरीथिंग, एजेंसियों से लेकर के, शिक्षण संस्थानों से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के, जितने भी हमारे स्वतंत्र आयोग थे, हर जगह इनका कब्जा है। तो आप देखते ही यूनिवर्सिटी से लेकर के हर। नड्डा साहब कहते हैं कि आज राहुल गांधी ने अपनी असलियत बता दी कि वो भारत सरकार से लड़ रहे हैं। इतने पढ़े लिखे लोग कथित तौर पर कैसी कुपड़ों वाले कुतर्क करते हैं, और एक देश में एक बहुत बड़ा वर्ग बना दिया। एक और क्लेरिफिकेशन चाहूंगा इसमें बीच में। बार बार हम लोग कहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग कुपड़ों जैसे ना, ये इस देश को कुपड़ मानते हैं, इस देश को अनपढ़ मानते हैं। ये हमें और आपको मिसगाइड करने के लिए कहते हैं। मेरे ख्याल से ये सब पता है इन्हें, ये सब पता है। ये रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करते हैं। जब भी आज की तारीख में जब भी भाजपा का कोई प्रवक्ता आता है और कहता है जी ये देखिए कांग्रेस वालों को, कांग्रेस वाले महिलाओं के विरोधी हैं, तो मैं तुरंत खबर सर्च करता हूं कि कोई महिलाओं से जुड़ा हुआ आरोप लगा होगा भाजपा पर इस समय। क्योंकि ये आरोप जब तक पब्लिक डोमेन में आए तब तक ये पहले से ही गांव में कहते हैं आगाही मारना, कि जब तक इनके सच्चाई सामने आए तब तक हल्ला करो दूसरे के बारे में, चोर 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 चोर, भीड़ में खुद ही चिल्लाता है चोर 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 चोर। वो वाली हालत है इनकी। ये पकड़े जाने के डर से मैं इस बात को, मतलब ये कुपड़ जैसी बात जब होता है तो मुझे लगता है ना, ये सब तो बहुत सातिर हैं, ये बहुत सातिर हैं। हम लोग मूर्ख हैं। मैं निजी तो मुझे लगता है कि मैं वाकई मैं मूर्ख हूं। ये तो सातिर है कि हमें मूर्ख बना रहे हैं। हेमंत भाई जी कंटिन्यू। राहुल गांधी का जो आज जो कुछ कहा गया है ना, उन्होंने जो आरएसएस और बीजेपी का पेटेंट है ना, ट्रेडमार्क और पेटेंट, वो क्या शब्द प्रयोग करते हैं? विरोधियों के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं लगाते हैं और राष्ट्रवाद का टेंडर लिए फिरते हैं। आज राहुल गांधी ने उन दोनों ही मसलों पर इनके बाजी इन्हीं के ऊपर पलट दी कि दुनिया का अगर कोई भी ऐसा देश होता, कोई भी देश होता और वहां कोई ऐसी बात कही होती तो इनके ऊपर देशद्रोह का पर्चा दर्ज होता, जो कि सच भी है। अगर देश के इतिहास, आजादी, देश का जो आजादी है उसके तथ्यों को भी अगर आप मिसइंटरप्रेट करेंगे तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा? 144 करोड़ लोगों को आप मिसलीड कर रहे हैं, किस बात के लिए? अपने वेस्टेड मीन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। तो ये देश की जनता क्या इस बात को समझने को तैयार है? और एक चीज और देखी होगी आपने, जब राहुल गांधी की जो आपने क्लिपिंग दिखाई,
उसमें कांग्रेस के तमाम आत्मघाती दस्ते के सदस्य बैठे हुए थे। उसमें कुछ लोग आपको ताली बजाते दिखे होंगे और कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे थे। नहीं और बजाया। खड़गे साहब, सोनिया गांधी, प्रियंका, कुछ ही लोग ताली बजा रहे थे। हाँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा ना कि राहुल गांधी ने किसके खिलाफ बिगुल बजा दिया है, आज उनके जो शब्द थे वो शब्द ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं निकले। वो उन्होंने जो कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से बॉम्बे तक की जो यात्रा की थी, उसके बाद जो उनका नेट टेक अवे है कि इन्होंने देश के ऊपर एक ऐसी चादर चढ़ा दी है अंधेरे की कि उससे निकलने के लिए इन्हीं की भाषा लेकर के मैदान में उतरना पड़ेगा। तो आज उस तलखी का पहला ट्रेलर है मुझे लगता है। और जिस तरीके से अब कर्नाटक से दोबारा वो संविधान वाली यात्रा शुरू होने वाली है, रैली होने जा रही है बहुत बड़ी, तो मुझे लगता है कि ये तल्ख तेवर अब भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती मैदान में जाकर के दिए जाएंगे इस तल्ख तेवर के जरिए। और जब असली बात आएगी ना कि देखिए ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं, ये कौन सी आजादी को कहां ले गए, क्योंकि इनका योगदान नहीं था तो आजादी ही नहीं मिली, इनका कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था तो आजादी का आंदोलन ही नहीं हुआ। ये तो यही तो कह रहे। और जब आजादी नहीं मिली तो कौन सा संविधान और कौन सा लोकतंत्र, यही तो इनके पुरखे कहते थे। तो फर्क क्या है? कुंठा देखिए कि जो संगठन अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में जो कहता है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, वो क्या नैरेटिव पैडल कर रहा है। मैं तो ये कहता हूं जो जितने भाजपा के नेता है जो कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका जब एग्जाम लिया जाए तो उनको लिखना चाहिए कि देश आजाद कब हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा के दिन लिखना चाहिए। इसको किताबों में डलवा दीजिए। आपके पास तो सत्ता है भाई, एचआरडी मिनिस्ट्री तुम्हारी, लिखवा दो। और मोदी जी ने जब उसका वो किया था, शिलान्यास किया था मंदिर का, तो तब भारत गुलाम था, ये भी लिखवाइए, क्योंकि सच्ची आजादी तो आपको मिली उस दिन। तो ये कितना दयनीय भाव, ये कितनी मतलब क्या कहूं मैं इसको, बुद्धिहीनता की बात है, ये तर्कहीनता की बात है। देश के जो एक पूरे का पूरा जो पढ़ लिख के देश यहां तक पहुंचा था विज्ञान तकनीक और पता नहीं किन किन चीजों के कारण, उस सब को छोड़ करके ये आज वही पुरातन पंथी पोंगापंथी बातें फैला रहे। मंदिर का राम हमारे रग रग में बसते, ठीक है, राम के कितने आदर्शों को भाजपा मानती है बता तो दे, बता दे कोई एक। राम केवल वोट हथियाने की चीज, गाय केवल वोट हथियाने की चीज, गीता केवल वोट हथियाने की चीज। तुम्हारे मन कर्म और वचन से क्या देश देख रहा है? जो 10 साल का शासन पहले रहा और 11वें साल में आप घुस गए हो। आप लोकतंत्र में किसी चीज के प्रति जवाबदेह हो? आपने देश की हर अर्जित वस्तु का सत्यानाश करके रख दिया है। जितने संगठन बने थे, संस्थान बने थे, जो लोकतंत्र के प्रहरी थे, जो लोकतंत्र पर नजर रखते थे कि इफेक्टिवली काम करेगी, उन सारे संगठनों का क्या हाल कर दिया है। और ये लोग जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वास्तव में पीड़ा होती है। संगठन को बनाने में आशीष भाई वर्षों लगते हैं, दशकों लगते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण चुनाव आयोग का ले लीजिए। चुनाव आयोग ने 1950-52 से लेकर के क्या शानदार काम किया था। एक एक व्यक्ति की आस्था और विश्वास था उस चुनाव आयोग में। और अब जब ये चुनाव हुआ लोकसभा का, उससे पहले जब एक सर्वे कराया गया, उसमें 80% लोगों ने कहा कि हमारे चुनाव आयोग में कोई आस्था नहीं। तो ये तो यहां लेके आ गए इसको। जब आपके चुनाव करा, जो देखिए लोकतंत्र की आत्मा है चुनाव, लोगों की इच्छा, लोक की इच्छा। और जब उनका उसी देश के चुनाव आयोग से अगर विश्वास उठ जाए तो आप कैसा लोकतंत्र चला रहे भाई? ये लोकतंत्र तो नहीं चाहिए था। तो किसी संगठन की बात कर लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट की हालत देख लीजिए, आप सीएजी की हालत देख लीजिए, आप लोकपाल की हालत देख लीजिए, आप सीबीआई की हालत देख लीजिए, ईडी की हालत देख लीजिए। कोई संगठन उठाइए तो सही। संवैधानिक पद, लोकसभा स्पीकर की देख लीजिए, राज्यसभा की चेयरमैन साहब की देख लीजिए, कहां लेके जाके चले गए। जो पूरी अर्जित जो कमाई थी उन सब संगठनों की, संस्थानों की, उन सबको तहस नहस कर दिया। और ये राष्ट्रवाद के प्रेरी। सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह, संविधान को मिस इंटरप्रेट करना, इतिहास को मिस इंटरप्रेट करना, अपनी सुविधा के हिसाब से कुतर्कों में उसको मत देना और लोगों को गुमराह करना ताकि वो अपने मुद्दों पर ना आए। तो अब जो राहुल गांधी ने तेवर लिए हैं, मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए। अब इसमें एक ही चीज और है बस, कि इन मुद्दों को लेते हुए राहुल गांधी को आम आदमी की व्यथा विज दिस, कि ये क्यों कहा जाता है, ये भी बताएं। क्योंकि इन सवालों के जवाब नहीं है। बेरोजगारी का जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं, कर्जे का जवाब नहीं, रुपए के अवमूल्यन का जवाब नहीं,
घटते उत्पादन का जवाब नहीं, कृषि संकट का जवाब नहीं। 51 दिन से डल्लेवाल साहब बैठे हुए बॉर्डर पर भूखे प्यासे आमरण अनशन पर, उनका मजाक बना के रख दिया। ऐसा देश में कभी सुना था आपने? 70 साल का बुजुर्ग बैठा है, कोई उसका ज्ञापन तक लेने को तैयार नहीं, बातचीत करना तो छोड़ दीजिए, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और अब इनको पता लगेगा 111 किसान आज और बैठ गए आमरण अनशन पर। तो ये तो देश को मतलब अच्छे भले जो सारी स्टेबिलिटी है उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही कर्मों से। कभी आपने लोकतंत्र में सुना है कि 378 दिन पहले बात नहीं की, अब 11 महीने हो गए, अब फिर बात नहीं कर रहे किसानों से। और ये राष्ट्रवादी पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट, जहां का इतिहास देख लीजिए आप, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान की क्या क्या साजिशें होती है आईएसआई की, इनको कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान को तो देखना है तो आप आदि से नहीं, आज मत देखो, आदि से देखो आप। हमेशा इस देश पर जब जब संकट आया तो सबसे पहली पंक्ति वही थी, वहीं पर रोका गया। आज से नहीं, आदि से वो रहा है। लेकिन खैर, इस दौर में हम हैं जहां पर सरकार, एक चुनी हुई सरकार, कथित रूप से चुनी हुई सरकार, मैं कथित रूप से कह रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी, फिर नहीं तो कहेंगे कथित रूप से कह दिया, बहुत बड़ा अपराध है। यही असली राष्ट्रद्रोह है, कथित रूप से चुनी हुई सरकार। कथित इसलिए मैंने जोड़ा है कि इस देश में बड़ी आबादी को, बहुसंख्यक को 80% का एक आंकड़ा अभी रखा है हेमंत भाई ने, जिसे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जब उस मशीनरी पर ही भरोसा नहीं है जिसके जरिए आप चुन करके आए, तो फिर कथित ही है। जुकरबर्ग ने बोल दिया कि 24 के चुनाव में हारे, तो इतनी छनछनाहट कि जुकरबर्ग को ही फर्जी में दिखावा कर रहे हो कि नोटिस भेज रहे हैं? उसने माफी भी मांग ली, उसने भाई ने माफी मांग ली, उसने धंधा करना है भाई। नहीं, कोई धंधा नहीं। यहाँ पे मैं अलग नजरिए से देखता हूँ हेमंत भाई। यहाँ पे ये गया होगा कि अरे जुकरबर्ग भाई, माय फ्रेंड जुकरबर्ग, एक माफी मांग लो, बाकी जो कुछ होगा सब चल जाएगा, हमें अपने अखबारों में छपवाना है, टीवी पे दिखाना है, इसलिए हमारी मजबूरी है जुकरबर्ग भाई, माय फ्रेंड जुकरबर्ग। ये काम है। अंदर जुकरबर्ग और मस्क जहां खड़े हो जाए वहां पे घुटने टेकना पड़ेगा। अभी देखिएगा, आने दीजिए, अभी वक्त धीरे धीरे शुरुआत हुई है, शुरुआत हो चुकी है। अभी मस्क देखिए, मस्क एंट्री मारेगा कैसा जोरदार, वो साउथ के हीरो से भी भयानक एंट्री मारेगा। तो जिस देश में डेमोक्रेसी में न किसान की सुनवाई, न नौजवान की सुनवाई, न बेरोजगार की सुनवाई, न महिला की सुनवाई, न जो है खिलाड़ियों की सुनवाई, इस देश में सारा सिस्टम, सारा तंत्र सिर्फ चुने हुए चुनिंदा दो चार जो है पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के पीछे कतार लगा करके, हाथ जोड़ करके करबद्ध खड़ा है। उसे लोकतंत्र कहते समय कई बार जुबान लड़खड़ाने लगती है। राहुल गांधी ने जो दिखाई है आक्रामकता, यह आक्रामकता क्षणिक न रहे, बस यही आखिर में कहेंगे, क्षणिक न रहे। राहुल के लिए भी ये बड़ा तारीफ, चंद्र बरदाई तो हम बन नहीं सकते कि तारीफ के पुल बांध दें, पृथ्वीराज रासो लिख डालें उनके लिए, क्योंकि उन्हें तो पहले अपने इर्द गिर्द देखना होगा। वो जितनी आक्रामकता से मिसाइल फिट करेंगे, उसका जो सुतली जिसमें लगाना होगा ना माचिस, वो सुतली लेके वही कांग्रेसी भाग जाएगा, उन्हीं के बगल में बैठा। वो नीचे जो बैठा, जहां ऊपर वो बोल रहे थे, नीचे बैठे बहुत सारे ऐसे थे, और लगातार वो अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उसके प्रति। तो अगर यही आक्रामकता रही तो मोदी और शाह, इनके लिए दिक्कत तो होगी, आज नहीं तो कल। मैं आज हर शो में एक बात बताया हूं, इस शो में भी आखिर में, कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन से गिरफ्तार किया गया। पूरी दुनिया में आज दक्षिण कोरिया के डेमोक्रेसी की तारीफ हो रही है कि डेमोक्रेसी ये होती है। माशाल्लाह लगाया, उसकी पार्टी ने भी साथ छोड़ दिया करप्शन के चार्जेज में, वहां पे भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने राष्ट्रपति भवन से गिरफ्तार किया है। ये होता है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इजाजत दीजिए, उम्मीद करेंगे राहुल हो या कोई भी हो, इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए जो बोलेगा, उसकी आवाज को मजबूत तो हम जरूर करेंगे। इसमें कोई कह दे पक्षपाती, तो पक्षपाती हम मंजूर है हमें, क्योंकि हमारा एक ही पक्ष है। हमारा पक्ष न राहुल, न अखिलेश, न ममता, न शरद पवार, न उद्धव ठाकरे, न मोदी, न शाह, न भागवत, न नीतीश, न तेजस्वी। हमारा एक पक्ष है संविधान, एक पक्ष है डेमोक्रेसी। बस हम उधर ही खड़े हुए हैं, सामने जो खड़ा होगा उसके बारे में जुबान ऐसे ही रहेगी, हमारी भी, हेमंत जी की भी। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे शाम में हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।